हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त एकेडमी में। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। इसलिए मैं आज आपको ये इतने बेहतर तरीके से समझा दूंगा कि आप कभी इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन सब ट्रिक के साथ और बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार ट्रिक होगी। आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लास्ट में लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज करता है। जितने भी अध्ययन होते हैं वो याद करने पड़ते हैं, और मैं आपको क्या करवाऊँगा, एक दिन पूरा अध्ययन, जो भी अध्ययन होते हैं विभिन्न शाखाओं के, वो सब ट्रिक से करवा दूंगा। तो आइए फ़िलहाल ये समझते हैं कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए आप लोग। झाड़ियों का, पक्षियों का, त्वचा का या नींद का? बताइए, डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? झाड़ियों का या पक्षियों का, त्वचा का या नींद का? बताइए आप लोग, इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? अभी तक आप इसमें हमेशा कंफ्यूज हुए होंगे। ठीक है, आज के बाद कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है त्वचा का। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा का। अब आइए आप समझते हैं कि ये याद कैसे रखा जाए। इसको आप याद कैसे रखेंगे कि ये डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत त्वचा का अध्ययन किया जाता है? तो समझिए, पहले एक पाउडर आता था डर्मीकूल, वो तो अभी भी आता है, डर्मीकूल। ठीक है, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का ऐड आपने सुना है? तो डर्मीकूल पाउडर जो आता है वो आता है गर्मियों में, जब घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं उसके लिए। ठीक है, तो किसके लिए आता है? घमौरियाँ हो जाती हैं तो डर्मीकूल पाउडर का ऐड बहुत आता है। तो डर्मीकूल तो डर्मीकूल पाउडर किसके लिए आता है? घमौरियों के लिए, और घमौरियों त्वचा में ही तो होंगी। ठीक है, क्योंकि डर्मी शब्द DERMI डर्मी का DERM डर्म का मतलब ही होता है त्वचा। ठीक है, डर्म का मतलब क्या होता है? त्वचा। DERM डर्म का मतलब होता है त्वचा। इसी से मिलकर बना है डर्मेटोलॉजी। इसका मतलब त्वचा का अध्ययन। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी क्या है? त्वचा का अध्ययन। कैसे आप याद रखेंगे कि डर्मीकूल पाउडर आता है, किसके लिए आता है? त्वचा में जो घमौरियाँ वगैरह हो जाती हैं उसके लिए आता है। ठीक है, तो आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मीकूल का। तो डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? त्वचा का। ठीक है, तो आप समझ गए ये किसका अध्ययन है? त्वचा का अध्ययन। ठीक है, डर्मीस त्वचा होता है। अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये, बस एक बार आप रिवाइज कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? बच्चे इनमें भी कंफ्यूज होते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्यों, जब भी प्राथमिक रंग की बात आएगी तो उन्हें लगेगा कि प्राथमिक रंग इनमें से हो सकता है लाल पीला नीला हो, या हरा नीला सफ़ेद हो, या काला सफ़ेद बैंगनी हो, या नीला लाल हरा हो। ठीक है, प्राथमिक रंग होते हैं 3। तो अब इनमें से कौन से रंग प्राथमिक होंगे? ये वाले या ये वाले, बी वाले, सी वाले या डी वाले? बताइए आप लोग, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चंस पूछा जाता रहता है हमेशा, और आप कंफ्यूज भी होते रहते हैं। आज के बाद कंफ्यूज होके दिखाना आप। ठीक है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो एक ट्रिक याद रखना आप हमेशा, नीला है। क्या ट्रिक याद रखोगे आप? नीला है। ये ट्रिक आपको याद रखनी, नीला है। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद क्यों रखनी है? ये इसलिए आपको याद रखनी है क्योंकि नी से बना नीला, ठीक है, और ला से बना लाल।
ठीक है, और हा से बना हरा, ये होते हैं आपके प्राथमिक रंग। ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं प्राथमिक रंग। ट्रिक, प्राथमिक रंग की जब भी बात आए तो आप ट्रिक याद रखना, प्राथमिक रंग क्या है, नीला है। नीला रंग प्राथमिक नहीं है, ये ट्रिक है, नीला है, क्योंकि नी से बन गया नीला, ठीक है, और ला से बन गया लाल, और है से बन गया हरा। तो ये तीन प्राथमिक रंग हो गए, नीला है, नी से मतलब नीला, ला से मतलब लाल, और है से मतलब हरा। ये आपके प्राथमिक रंग हो गए। तो ये किस ऑप्शन में है, ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है, नीला लाल हरा। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, आपको अच्छे से याद हुआ? ठीक है, अच्छे से ट्रिक समझा दी हमने। चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था? तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था? चलिए आपके ये ऑप्शंस हैं, आप लोग आंसर बताइए इनके, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तराइन के प्रथम युद्ध में जो कि 1191 में हुआ था उसमें, या तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 में हुआ था, या तराइन के दोनों युद्धों में ये हारे थे, या तराइन के किसी भी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान नहीं हारे थे। ठीक है, तो आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये है कि तराइन के किस युद्ध में, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था? तराइन के प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, दोनों में, या किसी में नहीं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसी में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। तराइन, ये दोनों युद्ध हुए किस किस के बीच में थे? ये दोनों तराइन के युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए थे। प्रथम युद्ध में तो जो 1191 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तो ये आप कैसे याद रखेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, अब पहली बार वो जीत गए तो उनको हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस आ गया हो, तो उन्हें लगा हो अरे अब तो हम जीत ही जाएंगे अगली बार ही। ठीक है, तो उन्होंने अपनी तैयारियां ना बढ़ाई हों, या हो सकता है कि जो उनका विरोधी था मोहम्मद गोरी उसने पहले से और भी अधिक तैयारियां की हों, और भी जोरों शोरों से, तो इसलिए। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि पहली बार तो पहले युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगली बार भी जीत ही जाएंगे, तो वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। ऐसे आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये कोई फैक्ट नहीं है, मैं आपको ट्रिक याद करने की बता रहा हूँ, हो सकता है उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था इसलिए वो हार गए। ठीक है, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो गया करेक्ट। आपका अगला क्वेश्चन आता है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में? चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए आप लोग, उत्तराखंड में, या जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, या सिक्किम में? ठीक, बताइए आप लोग, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? तो ये लिपुलेख दर्रा स्थित है आपके उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है लिपुलेख दर्रा? उत्तराखंड में।
अब आप इसको याद कैसे करेंगे? ये लिपुलेख दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, इसको आप याद कैसे रखेंगे उसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप इसके ये देखिए लिपुलेख, जैसे कोई आपका प्रश्न है तो आप उसका उत्तर लिखेंगे, जो आपका उसका उत्तर लिखेंगे वो किसी लिपि में लिखेंगे। उत्तर किस में लिखा, लिपि में क्या लिखा है, लिपि में लिखा जाएगा। लिपि, लिप मतलब लिपि, और लेख मतलब आप उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर। आप किसी उत्तर को किसी लिपि में ही तो लिखेंगे, ठीक है। आप किसी उत्तर को किसी लिपि में ही तो लिखेंगे, तो लिपि, लेख, लिपुलेख, ऐसे आप रिलेट कर लीजिए, लिपुलेख, ठीक। तो उत्तर को किस में, लिपु, लिपु मतलब लिखी, लिपि, और लेख मतलब लिखा जाएगा, उत्तर को लिपि में लिखा जाएगा। तो उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? बताइए आप लोग इसका आंसर। सहारा, गोबी, या थार, या आताकामा? बताइए, ये 4 ऑप्शन है आपके, इसमें आप लोग आंसर कीजिए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, ये ध्यान दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, या गोबी है, या थार, या आताकामा? बच्चे इनमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले देख लीजिए किसका पूछा है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए देखिए, आपको 3 मरुस्थल याद करने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक सहारा मरुस्थल, एक गोबी मरुस्थल, एक थार मरुस्थल, ये 3 याद करने होते हैं। तो ऑप्शन में आए कि सहारा मरुस्थल है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप हो सकता है कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं कन्फ्यूज होंगे। देखिए अब आप कैसे याद रखेंगे इसको बताते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि देश, सबसे पहले लिखेंगे आप देश। देश से बड़ा क्या होता है? महाद्वीप। देश से बड़ा क्या है? महाद्वीप है एशिया। देश से बड़ा क्या है? एशिया। देश से बड़ा है एशिया, ठीक है। देश से बड़ा है एशिया, एशिया, ठीक है। और एशिया से बड़ा है विश्व, ठीक है। देश कम क्षेत्रफल में, क्योंकि एशिया के अंतर्गत काफ़ी देश आते हैं, तो एशिया का क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है, और विश्व उससे भी बड़ा है, क्यों, उसके विश्व के अंतर्गत काफ़ी देश आते हैं, एशिया से भी ज़्यादा देश आते हैं। तो सबसे छोटा है देश, उससे बड़ा है एशिया, और सबसे ही बड़ा है विश्व, ठीक। अब आप देखिए कि सबसे पहले आप लीजिए थार। आप क्या लेंगे? थार। थार को लिखेंगे आप सबसे पहले, थार, ठीक। थार लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? गोबी, गोबी, ठीक। गोबी लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? सहारा, सहारा, ठीक। ये आपने लिखा, ठीक है। अब देखिए आप, देश का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है, मतलब भारत का, आपने भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। ये तीनों के, देश के और एशिया के विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल याद करने हैं आपको। तो मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक। तो आप देखिए, देश सबसे छोटा होता है, मतलब एशिया से कम क्षेत्रफल में है देश, तो उसमें कम अक्षर हैं। उससे बड़ा है एशिया, ज़्यादा क्षेत्रफल होता है तो उसमें ज़्यादा अक्षर हैं। उससे बड़ा है विश्व, वो क्षेत्रफल में एशिया से भी बड़ा है, तो उसका जो
रे मरुस्थल होगा उसमें इससे भी ज़्यादा उसके अक्षर होंगे। जैसे थार है, थार में देखो था और एक बढ़िया की मात्रा और एक रा, कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। गोभी, गा से गमला, ओ की मात्रा, बा से बकरी और बड़ी की मात्रा, इसमें कितने हो गए? 4 अक्षर हो गए। ठीक है। सहारा में सा और हा से हल, बढ़िया की मात्रा, रा से रस्सी और उसकी बढ़िया की मात्रा, कितने हो गए? 1 2 3 4 5, इसमें हो गए 5 अक्षर। अब आप समझना, कम अक्षर हैं जिसमें, वो कम क्षेत्रफल वाले का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मतलब अपने भारत का। ठीक है। तो जिसमें 3 अक्षर हैं, तो एशिया और देश और विश्व, 3 ही तो मरुस्थल पूछे जाते हैं अपने, पूछे जाएंगे ज़्यादातर, पूछे जाते हैं 3 ही के। या तो भारत देश का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाएगा, एशिया का, या विश्व का, तीनों याद रखेंगे। क्षेत्रफल में एशिया, विश्व और भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन सा है? मतलब भारत है। तो भारत में सबसे कम अक्षर वाला मतलब थार लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ही अक्षर हैं। एशिया जो है वो भारत से क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, तो उसमें बड़े वाले अक्षर होंगे, बड़े अक्षर वाला शब्द होगा, कौन सा है? गोभी, 4 अक्षर वाला है। और अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो उसमें विश्व तो क्षेत्रफल में सबसे ही ज़्यादा है, इन दोनों से ज़्यादा है, तो इन दोनों से ज़्यादा किस में अक्षर हैं? सहारा में। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? सहारा। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला मरुस्थल पूछा जाए, मतलब विश्व का पूछा जाए तो सहारा आप बताएंगे, और एशिया का पूछा जाए तो गोभी, और भारत देश का पूछा जाए तो आप थार बताएंगे। और मरुस्थल तो जानते ही आप, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान। ठीक है, रेतीला इलाका। तो ये आप ट्रिक से याद कर लिया आपने। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन, कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं? आपका ऑप्शन है ए एवं सी, बी एवं के, डी एवं ई और बी एवं सी। तो ये आपकी रही ऑप्शन, आपको बताना है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं बताइए आप लोग। विटामिन ए और सी घुलनशील हैं, बी एवं के हैं, डी एवं ई, या बी और सी। तो जल में घुलनशील विटामिन हैं बी और सी। ठीक है, ये विटामिन बी और सी क्या हैं? जल में घुलनशील विटामिन हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है घुलनशील से संबंधित, 2 पूछे जाते हैं। जैसे जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, या वसा में घुलनशील विटामिन कौन होते हैं, ये पूछा जाता है। तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी एंड सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जल में घुलनशील। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं जल में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन से विटामिन होते हैं? चलिए वो अगले क्वेश्चन में दिया है, वो शुरू करते हैं। ये है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? यहाँ मिसप्रिंट हो गई, यहाँ आप वसा लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? ठीक है, ये यहाँ वसा है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं डी, आप बताइए, ए, डी, ई एवं के, ये वसा में घुलनशील होंगे, या डी, ई एवं बी, या सी, ए एवं बी, या डी आपका ये ऑप्शन चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो आपको बताते हैं, विटामिन डी, ए, के, ई, ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। डी, ए, के, ई। ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, यहाँ वसा करना है। ठीक है, वसा में पूछा गया कि वसा। तो आप याद कैसे रखेंगे? क्योंकि बी और सी होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, उसके बाद ये कड़े बहुत होते हैं, इसको क्रम से ऐसे रखेंगे, के, ए, डी, ई, कड़े मतलब कठोर, मजबूत, ऐसे आप ट्रिक से याद रख लीजिए। ठीक है, कड़े हैं इसलिए पानी में जल में घुले नहीं, लेकिन वसा है पावरफुल,
तो वो तो इनको घोल के मानेगा, वो घोल देगा इनको कितने भी कड़े हों। पानी के लिए ये कड़े हो सकते हैं, लेकिन किसके लिए कड़े नहीं हैं? बसा के लिए कड़े नहीं हैं। ठीक है, बसा में ही घुल जाएंगे, पानी में नहीं घुलेंगे क्योंकि ये कड़े हैं। तो विटामिन KADE तो ये है बसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ADKE, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ये बसा में घुलनशील विटामिन पूछा था, यहाँ मिसप्रिंट से जल हो गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से शिक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन गुरु से शिक्षा ली थी? आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्श्वनाथ से शिक्षा ली थी, या ऋषभदेव से, या महावीर स्वामी से, या भद्रबाहु से? ठीक है, बताइए आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी? पार्श्वनाथ से, ऋषभदेव से, महावीर स्वामी से, या भद्रबाहु से? तो किसका पूछा है? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त इन्होंने शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भद्रबाहु। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, चंद्र में क्या आ रहा है? द्र, ये द्रा निकल रहा है, और भद्र में भी द्रा आ रहा है, द्रा। चंद्र भद्र ऐसे आप एक जैसे हैं, ये द्रा वाले हैं। तो चंद्रगुप्त का पूछा जाए कि चंद्रगुप्त ने किससे शिक्षा ली थी? तो जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो आप कैसे याद रखेंगे? ट्रिक बता दी हमने। द्रा आ रहा है चंद्रगुप्त में, चंद्र में द्रा आ रहा है, और किस जैन गुरु के नाम में द्रा आता है? भद्र में, भद्र चंद्र। ठीक है, देखो एक जैसे लग रहे। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति कब आयोजित की गई थी? 298 ईसा पूर्व में, या 255 ईसा पूर्व में, या 483 ईसा पूर्व, या 563 ईसा पूर्व? आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है 255 ईसा पूर्व। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीति पूछी गई है। तीसरी बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई थी? 255 ईसा पूर्व। पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी पूछी है, तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो यही पूछी है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही पूछा था तीसरी बौद्ध संगीति, तो वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति कब बनती है? आपको बताना है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है। 4 जनवरी को, या 3 जनवरी को, या 3 जुलाई को, या 5 अगस्त को? तो सबसे पहले समझते हैं उपसौर क्या चीज़ होता है। उपसौर को समझते हैं। तो देखिए, ये है सूरज। ठीक है, ये है सूरज। हमारी पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में कुछ इस टाइप के चक्कर लगाती है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर। तो जब पृथ्वी, क्या होता है, कभी कभी सूर्य के बिल्कुल पास आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ है पृथ्वी और यहाँ सूरज है, तो ये पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास आ जाएगी तो क्या होगा? उपसौर। उप का मतलब है छोटा, जब दूरी छोटी होगी तो उपसौर बोलते हैं। तो जब पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के सबसे पास आ जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य है, यहाँ मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, तो जब पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, यहाँ सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ आ जाएगी, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम है, तो यहाँ, तो इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? उपसौर। और जब सूर्य से पृथ्वी बहुत दूर चली जाती है, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो क्या होता है? तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसको कहते हैं अपसौर,
और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है उसको कहते हैं उपसौर। तो उपसौर मतलब जब पृथ्वी है सूर्य के सबसे पास होती है, ऐसी स्थिति कब बनती है? ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। तो उपसौर की स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को, क्योंकि इस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। ठीक है। अपसौर पूछा जाए कि पृथ्वी सबसे दूर कब होती है सूर्य से, तो उसको कहते हैं अपसौर। वो स्थिति आती है 4 जुलाई को। ठीक है। तो उप मतलब छोटा, तो छोटा मतलब छोटी तारीख। 3 जनवरी, दो ही तो तारीखें आपको याद करनी है, एक उपसौर एक अपसौर की। तो एक 3 जनवरी है, एक 4 जुलाई है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उप मतलब छोटा होता है, तो छोटा महीना कौन सा है? जो पहले आता है, और उसकी तारीख भी छोटी है 3, तो 3 जनवरी हो गया उपसौर। और 4 होता है बड़ा, 3 से बड़ा ही होता है 4, और महीना भी उसके आगे आता है, तो महीना भी बड़ा हो गया 4 जुलाई। तो अपसौर हो गया 4 जुलाई को, और उपसौर हो गया 3 जनवरी को। तो ठीक है, ऐसे आप याद कर लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 जनवरी। तो आज मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन करवाए और ट्रिक से। अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपको समझा दिए और ट्रिक से समझाए, ऐसे ही मैं आपको टॉपिक वाइज भी करवाया करूँगा। जैसे कभी मान लो मैंने झील का टॉपिक ले लिया, तो अभी तक की जितनी सब झीलें हैं महत्वपूर्ण, वो सब कराऊंगा और सब ट्रिक से कराऊंगा। ठीक है। या वन्यजीव अभयारण्य है वो करवाऊंगा, नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, ये सब आपको ट्रिक से करवाऊंगा। तो आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ट्रिक के साथ आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।